बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ लंग। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं, ठीक है। ये दो लंग्स हैं आपके अंदर, इनके अंदर क्या होता है, एल्वुलाई होता है। और एल्वुलाई हमने पढ़ा हुआ है कि फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। ये अगर एल्वुलाई है तो एल्वुलाई के इर्द-गिर्द कैपिलरीज होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ट्रेकिया के अंदर से सांस आता है, एयर इधर एल्वुलाई में जाती है और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। और इस तरह से गैसेस एक्सचेंज के थ्रू हमारी बॉडी और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप कहाँ से होता है, हम पूरा एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि वेंट्रल वॉल ऑफ फोरगट होती है, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होता है, ठीक है। और जो मिड लाइन ट्रेकिया होता है वो दो आउट पाउचिंग के तौर पे, इस तरह मिड लाइन ट्रेकिया होता है, दो आउट पाउचिंग सी बनती हैं, ठीक है। और लेटरल आउट पाउचिंग होती है, और उनकी जो लेटरल आउट पाउचिंग यहाँ से निकलती है उसको हम क्या नाम देते हैं, दो बड्स से बनते हैं। ये जो बड्स बनते हैं ना, इसको हम कहते हैं लंग बड्स, ठीक है। अब इन लंग बड्स से क्या होता है, ब्रांचेस बनती हैं, ठीक है। इन लंग बड्स से फर्दर ब्रांचेस बनती हैं और वो ब्रांचेस बनाती हैं लोबार ब्रोंकाई। अब जो राइट साइड पे होते हैं ना, राइट साइड पे लोबार ब्रोंकाई होते हैं, 3 ऑन राइट साइड और 2 ऑन लेफ़्ट साइड, ठीक है। यानी कि 3 राइट साइड पे हैं और 2 लेफ़्ट साइड पे होंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि जब लोबार ब्रोंकाई राइट साइड पे 3 है तो क्या ख्याल है, वहाँ पे लंग के लोब्स भी 3 होने चाहिए, इसलिए लंग के राइट लोब 3 होते हैं और लेफ्ट लोब लंग के 2 होते हैं, ठीक है। अब लोबार ब्रोंकाई के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास होती हैं लोबार ब्रोंकाई, फिर छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स होती हैं। अब जो लोबार ब्रोंकाई होती है ना, इनके अंदर क्या होता है कि ये एयर को बाहर से अंदर ला रही हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। तो इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा फर्म होती है, उसमें कार्टिलेजिनस वॉल्स होती है। अब कार्टिलेजिनस वॉल क्यों होती है, क्योंकि ये देखो ना, एक ब्रोंकाई की एक शेप देनी होती है, वरना तो ऐसा होता है ना, सक्शन आपने देखी है कि जब अक्सर कोई चीज़ आप अंदर से एयर पास करो रबर की ट्यूब में से, तो एयर पास हो जाए तो वो चिपक जाती है, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस कार्टिलेजिनस वॉल हम बनाई है अल्लाह ताला ने इस तरह से ब्रोंकाई की, ताकि इसके अंदर क्या हो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो, ठीक है, और ये अपनी शेप मेंटेन करें। अब क्या ख्याल है, ये जो ब्रोंकाई होती है इनके अंदर एपिथेलियम कौन सी होती है, सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है, ठीक है। और सीलिएटेड कलमनर एपिथेलियम होती है और इसमें अबंडेंट म्यूकोजल सेल्स होते हैं। और म्यूकोजल सेल्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि म्यूकोजल सेल्स म्यूकस सेक्रेट करते हैं, और म्यूकस का क्या काम होता है कि वो माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा वो वहाँ पे लुब्रिकेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा एक और बात आपने याद, ये सारी एनाटमी है कि जो राइट हमारे पास होती है ब्रोंक्यूल, उसका एंगल थोड़ा सा कम होता है लेफ़्ट के कंपैरिजन में। इसलिए ऐसा होता है कि जो राइट में ब्रोंकस होती है वो ज़्यादा वर्टिकल होती है और ट्रेकिया के साथ बिल्कुल लाइन में होती है, ठीक है। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट जब एस्पायरेशन कर लेता है या इस तरह के मसाइल होते हैं कि कोई ब्लड या वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को, या कोई फॉरेन बॉडी है, वो ज़्यादातर राइट लाइन लंग में एंटर होती हैं एज़ कम्पेरेबल विद द लेफ़्ट। क्यों, क्योंकि राइट का जो एंगल होता है ना, वो ज़्यादा उसके साथ होता है, ट्रेकिया के साथ होता है, ठीक है। अब जो आगे ये ब्रोंका है, ये फर्दर छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। और छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे और इन ब्रोंक्यूल्स के पास डुअल आर्टीरियल सप्लाई, आपने एक बात याद रखनी है, लंग की डुअल आर्टीरियल सप्लाई होती है, एक उसको पल्मोनरी आर्टरी भी सप्लाई करती है और ब्रोंकियल आर्टरी भी सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ना, छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स, इनके पास कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है। और कार्टिलेज भी नहीं होती, ना कार्टिलेज होगी, ना ही सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। अब ये जो छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स होती है ना, ये फॉर एग्जांपल अगर छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स बन रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स आगे जाके ये कंटिन्यू होती हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर होता है 2 mm। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बियॉन्ड एसिनस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एसिनस पूरा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, 7 mm का होता है। एसिनस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, अब एसिनस में क्या होता है, एक होती है उसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद आगे बनती हैं एल्वुलर डक्ट और आगे बनेंगे एल्वुलाई। तो ये वाली, ये जो हमारे पास पार्ट होता है ना रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का, एल्वुलर डक्ट का और एल्वुलाई का, इस पूरे पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, एल्वुलर डक्ट और एल्वुलर सैक को, ठीक है। तो इसके जो कॉम्बिनेशन में ये जो हमारे पास एक रिजल्टेंट पूरा बन रहा है, इस तरह के अगर 3 या 5 टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और इसके एंड पे ये सारे एसएनएस अगर 3 या 5 को आप मिला दें तो वो एक फंक्शनल पार्ट बनाता है लंग का, और उसको हम क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी लोब्यूल का नाम देंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी लोब्यूल समझ आ गया। उसके बाद ये बात हम कर चुके हैं कि नॉर्मली जो भी लेयरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंक्यूल्स में एपिथेलियम कौन कौन सी होती है, टॉल, कलमनर, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। तो जो मैक्सिमम, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोब्स को क्लियर करना होता है, ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी एपिथेलियम सीलिएटेड एपिथेलियम होती है। उसके अलावा कुछ नॉन सीलिएटेड सेल्स भी होते हैं, उनको हम क्लब सेल्स का नाम देते हैं। और क्लब सेल्स का क्या काम है कि ये बहुत सारे प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं एयरवे में, ठीक है। उसके अलावा क्लब सेल के अलावा कौन से सेल्स होते हैं, आयोनोसाइट्स भी होते हैं, आयोनोसाइट्स भी फैले हुए होते हैं। और आयोनोसाइट्स के अंदर क्या होता है, आयोनोसाइट्स ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ द CFTR मौजूद होती हैं। CFTR क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस
ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ठीक है। अब इसका क्या काम है, आयोनोसाइट नाम से ही पता चल रहा है कि आयन के कंटेंट को मेंटेन करेंगे और विस्कोसिटी और ब्रोंकियल सेक्रीशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है। यानी कि ब्रोंकियल सेक्रीशन कितनी थिक होनी चाहिए, कितनी थिन होनी चाहिए, उसमें आयंस का एक्सचेंज, वो सारा क्यों कौन कंट्रोल करेगा, CFTR। अगर ये आयोनोसाइट्स हैं तो ये इनके अंदर CFTR चैनल होते हैं। चैनल का क्या काम होता है, आयंस को अंदर बाहर मूव कराना है। तो ये आयंस को जब अंदर बाहर मूव कराएगा, क्या ख्याल है, वाटर भी अंदर बाहर मूव करेगा। जब वाटर भी अंदर बाहर मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रोंकियल सेक्रेशंस की विस्कोसिटी मेंटेन होगी, ठीक है। उसके अलावा ब्रोंकाई की म्यूकोजा में और कौन कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेल्स आप पढ़ेंगे तो आपको आगे पता चलेगा कि रेगुलेशन पूरी होती कैसे है, ठीक है। ब्रोंकियल म्यूकोजा में न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स क्यों होते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, अब न्यूरो एंडोक्राइन सेल ऐसे सेल्स होते हैं कि उनके अंदर ना कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं। जब नर्व इम्पल्स की तरफ से सिग्नल आता है तो ये जो हमारे पास न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर पड़े हुए होते हैं न्यूरो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। अब कोई भी जब नर्व की तरफ से सिग्नल आता है, न्यूरो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स स्टिमुलेट होते हैं और वो रिलीज़ करते हैं जो उनके अंदर पड़ा होता है। तो न्यूरो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के अंदर क्या क्या पड़ा होता है, सेरोटोनिन, कैल्सिटोनिन और गैस्ट्रिक पेप्टाइड, जिसको हम नाम देते हैं बॉम्बेसिन, ठीक है। क्या क्या होता है, सेरोटोनिन, कैल्सिटोनिन, गैस्ट्रिन सेक्रेटिंग पेप्टाइड, बॉम्बेसिन। और आपने पढ़ा है कि जब आप GIT की पैथोलॉजी पढ़ेंगे या GIT की एनाटमी हमने पढ़ी हुई है, तो GIT में भी तो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। उसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड के पास भी होते हैं कि जब नर्व इम्पल्स आती है तो वो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स के ग्रैन्यूल्स में से चीज़ों को रिलीज़ कराती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स और सब म्यूकोजल ग्लैंड्स भी होते हैं, वो भी ट्रेकिया की वॉल्स में पड़े होते हैं। अब आपके माइंड में सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि कैसे लंग्स में म्यूकस बनता है, क्योंकि वहाँ म्यूकस सेक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। उसके अलावा म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजल ग्लैंड्स भी होते हैं। सारी मैं आपको डायग्राम्स दिखाऊंगी, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा पूरे ट्रेकिया में होती हैं, ब्रोंकाई में होती हैं, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में ये ग्लैंड्स नहीं होंगे। जो अब आप जब देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर एल्वुलर वॉल का, तो अच्छा एल्वुलाई की वॉल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अब हम एल्वुलाई की वॉल की सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक एल्वुलाई का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एल्वुलाई की वॉल कैसी होती है। अब फॉर एग्जांपल साथ हमने कहा है ना कि एल्वुलाई के साथ कैपिलरीज होती हैं, ये एल्वुलर स्पेस है। एल्वुलाई की स्पेस में जो एल्वुलाई के सेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो ये देखो टाइप 1 न्यूमोसाइट पड़ा हुआ है और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास एल्वुलाई के फ़ौरन बाद क्या आती है, इंटरस्टिशियम आती है। तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स पड़े हुए हैं, अंदर क्या आ गया, एंडोथीलियम आ गया। एंडोथीलियम किसकी होती है, कैपिलरीज को जो लाइन करी होती है, ठीक है। और एंडोथीलियम को हमें पता है कि एंडोथीलियम के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये टाइप 1 न्यूमोसाइट हो गया, टाइप 2 न्यूमोसाइट हो गया, ये हो गई एल्वुलर स्पेस और ये हो गई एंडोथीलियम, ठीक है। तो इंटरवाइनिंग नेटवर्क ऑफ द एनास्टमोजिंग कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज के अंदर एंडोथीलियल सेल्स हैं, ये हमने देख लिया। एंडोथीलियल सेल्स किसके ऊपर रेस्ट करे होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इर्द गिर्द क्या पड़ी हुई है, इंटरस्टिशियम पड़ी हुई है। अब इंटरस्टिशियम का क्या काम होता है कि ये देखें, ये एंडोथीलियल सेल है ना और ये एल्वुलर सेल्स है न्यूमोसाइट, इनको आपस में सेपरेट करती है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि अक्सर जगहों पे क्या होता है कि एल्वुलाई के सेप्टम और बेस मेम्ब्रेन में अक्सर ना थिन सा एल्वुलर सेप्टम, ये जो बीच में पार्ट बना है ना, हम कह रहे हैं कि ये एल्वुलाई के बीच में और एंडोथीलियम के बीच में ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम सेप्टम का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे इनके इस सेप्टम मतलब कुछ जगहों पे ये इतना पतला होता है, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, ये इतना पतला होता है कि वो एक सेप्टम यानी झल्ली सी बना लेते हैं। और कुछ जगहों पे वो इतना थिक होता है, जैसे यहाँ पे देखें थिक पड़ा है ना, तो इसको हम नाम देंगे पल्मोनरी इंटरस्टिशियम का। इन जगहों पे ये पल्मोनरी इंटरस्टिशियम कहलाएगा और इन जगहों पे ये पल्मोनरी सेप्टम कहलाएगा। अब ये जो पल्मोनरी इंटरस्टिशियम है, इसमें क्या क्या मौजूद होता है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, क्योंकि ये थिक है तो यहाँ पे क्या क्या होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे, कोलेजिन होगा, फाइब्रोब्लास्ट लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे, स्मूथ मसल सेल्स होंगे, मास्ट सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे, मोनोसाइट्स होंगे। तो अब क्योंकि ये लंग का स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ा है कि लंग में हमें कैसे इम्यूनिटी चाहिए होती है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स चाहिए होते हैं लंग्स को दोबारा से रिकॉइल करने के लिए, कोलेजिन चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रही होती हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी इंटरस्टिशियम एंड दिस इज कॉल्ड एज द पल्मोनरी सेप्टम। और सेप्टम जहाँ पे थिन है, यहाँ पे थिन है, तो इसका फ़ायदा क्या है कि ये देखो यहाँ से ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है और यहाँ से आराम से ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। तो थिन सेप्टम का फ़ायदा क्या है कि उससे गैसियस एक्सचेंज बहुत आराम से हो जाता है। और जो थिक पल्मोनरी इंटरस्टिशियम होती है, वहाँ पे क्या होता है, कोलेजन, इलास्टिन और स्मूथ मसल सेल्स, मास सेल, लिम्फोसाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। और ये चीज़ हम देख चुके हैं कि एल्वुलाई की एपिथेलियम जो हमने अभी देखी है, ये वाली, ये एल्वुलाई की एपिथेलियम की बात करें, इसमें 2 टाइप के सेल्स हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट है, टाइप 2 न्यूमोसाइट है। टाइप 2 न्यूमोसाइट हमने देखा है कि वो कितना बड़ा है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि अच्छा इसका कोई अच्छा फंक्शन होगा। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट क्या करता है कि वो सर्फेक्टेंट की सिंथेसिस कराता है। अब सर्फेक्टेंट क्या कराता है कि जो एल्वुलाई, फॉर एग्जाम्पल ये पड़ा है ना एल्वुलाई, और ये इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं, तो वो क्या करता है कि ये जो टाइप 2 न्यूमोसाइट है, ये एल्वुलाई की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ऊपर एक लेयर सी बना लेता है सर्फेक्टेंट। और इसका क्या काम होता है कि जब भी अगर यहाँ पे एल्वुलाई की वॉल डैमेज होती है ना, तो ये क्या कराते हैं कि ये फटाफट सर्फेक्टेंट, एक तो सर्फेक्टेंट का काम ये होता है कि वो एक ना रिकॉइल जो होती है ना लंग्स की, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर गैस निकल जाए लंग्स के अंदर से, तो लंग के पास कैपेबिलिटी होती है कोलैप्स हो जाने की, ठीक है, यानी कि वो चिपक सकते हैं। तो सर्फेक्टेंट का क्या काम होता है कि उसने लंग को कोलैप्स होने से बचाना होता है, ठीक है। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट सर्फेक्टेंट रिलीज़ करते हैं
उसके अलावा ये किस काम में इन्वॉल्व होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट? ये रिपेयर कराते हैं एल्वुलर डैमेज का। कैसे रिपेयर कराते हैं कि जब भी कभी एल्वुलर डैमेज होती है तो टाइप 2 न्यूमोसाइट फटाफट उसको सेंस करते हैं और वो टाइप 1 न्यूमोसाइट को कहते हैं कि भाई देखो डैमेज हो रहा है। तो वो टाइप 1 न्यूमोसाइट को स्टिमुलेट करते हैं और फिर टाइप 1 न्यूमोसाइट जो है वो प्रोलिफरेट करेंगे और अब मतलब यही टाइप 2 न्यूमोसाइट प्रोलिफरेट करेंगे और वो टाइप 1 सेल्स की फॉर्मेशन करा लेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब कभी भी डैमेज होगा तो एल्वुलाई की डैमेज को कैसे रिपेयर करेंगे कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद प्रोलिफरेट करते हैं और टाइप 1 सेल्स बनाते हैं। और आपने पीछे डायग्राम में देखा था, ये देखें कि टाइप 1 सेल्स देखो बिल्कुल एक लेयर मेम्ब्रेन सी बना रहे हैं ना एल्वुलाई की, ठीक है। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट थोड़े बड़े से हैं तो इनका ज़्यादा मेन फंक्शन होता है। ओके। उसके बाद एल्वुलाई की वॉल जो हैं उसमें बहुत सारे पोर्स भी बने हुए होते हैं। उन पोर्स का क्या काम होता है कि छोटे-छोटे जो एल्वुलाई की वॉल्स हैं इनमें छोटे-छोटे ऐसे पोर्स बने हुए होते हैं। इन पोर्स का क्या काम होता है? पोर्स ऑफ कॉर्न का नाम देते हैं। इसकी वजह से बैक्टीरिया और एक्सुडेट मतलब एक एल्वुलाई ये पड़ा हुआ है, एक एल्वुलाई ये पड़ा हुआ है। तो ये छोटे-छोटे पोर्स हैं, इसकी मदद से इनके आपस में बैक्टीरिया वगैरह और सारे जो मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया और सारा एक्सुडेट वो एक्सचेंज होता रहता है। उसके अलावा एल्वुलाई के अंदर कुछ मैक्रोफेजेस भी पड़े हैं क्योंकि इम्यूनिटी तो हर जगह काम करती है। एल्वुलाई के मैक्रोफेजेस भी होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये एपिथेलियल सेल से लूज़ली अटैच्ड होते हैं या जो एल्वुलाई के बीच में स्पेसेस होती हैं ना वहाँ पे पड़े हुए होते हैं, ठीक है। या तो एपिथेलियम से लूजली अटैच्ड होते हैं या बीच में बिल्कुल स्पेस में पड़े हुए होते हैं और इनका क्या काम होता है कि इन्होंने इम्यूनिटी में टेक पार्ट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद हम चलते हैं कंजेनिटल एनॉमलीज़। अब लंग के अंदर भी बहुत सारी कंजेनिटल एनॉमलीज़ हो सकती हैं। कौन-कौन सी हैं? एक है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंजेनिटल एनॉमलीज़। अब कंजेनिटल एनॉमलीज़ लंग की जो है वो 3 तरह की यहाँ पे डिस्कस हुई है। एक होती है पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, फोरगट की सिस्ट और तीसरा है पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन। अब पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लंग की डेवलपमेंट का डिफेक्ट है, ठीक है। और इसमें दोनों लंग की डेवलपमेंट का डिफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा डिफेक्ट है इसमें लंग का साइज़ छोटा हो जाता है यानी छोटे लंग बनते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मली देखो ना कि जो बच्चा होता है, बच्चा जब माँ के पेट में बन रहा होता है तो उसके लंग्स एक्सपैंड कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जिसने बाहर से लंग्स पे प्रेशर डाला, यानी कि लंग बेचारे ने बड़ा होना था लेकिन बाहर से एक चीज़ कंटिन्यूअसली उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है और लंग बड़ा नहीं हो पा रहा। इट इम्पीड्स द लंग एक्सपेंशन इन यूट्रो। और यूट्रस में मतलब जब बच्चा यूट्रस में मौजूद है तो कौन सी ऐसी चीज़ें उसके ऊपर कंप्रेशन डाल रही होती हैं? फॉर एग्जाम्पल कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया है या ओलिगोहाइड्रेमनियोज है। कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया आप एनाटमी में पढ़ चुके हैं कि डायफ्राम में से क्या होता है कि इंटेस्टाइन्स वगैरह निकल के मतलब बच्चे के अंदर कोई डायफ्रेगमेटिक हर्निया बच्चे का ये फॉर एग्जाम्पल डायफ्राम था, डायफ्राम में से इंटेस्टाइन निकल के इधर चेस्ट में चली जाती हैं और चेस्ट में लंग्स पड़े होते हैं तो वो इंटेस्टाइन इन लंग्स पे प्रेशर डालती हैं और इनको बड़ा नहीं होने देती, ठीक है। तो कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया अगर बच्चे में है तो उसमें पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है। और ओलिगोहाइड्रेमनियोज यानी कि ये यूट्रस है, इसमें अगर ये बच्चा पड़ा हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे फ्लूइड पड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ओलिगोहाइड्रेमनियोज में दिस फ्लूइड लेवल, इनका ये फ्लूइड लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है ओलिगोहाइड्रेमनियोज में। जब ओलिगोहाइड्रेमनियोज में ये फ्लूइड लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है तो बच्चा उतना फ्रीली फ्लो नहीं कर सकता जितना उसको नॉर्मली करना चाहिए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने एमनियोटिक फ्लूइड इसलिए बनाया होता है ताकि वो बच्चा जो है वो उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को अपने अंदर लेके जाता है ना, सांस वगैरह लेते हैं अपने अंदर फ्लूइड को लेके जाता है तो उससे उसकी लंग डेवलपमेंट हो रही होती है। तो ओलिगोहाइड्रेमनिया उसका मतलब होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी। जब एमनियोटिक फ्लूइड कम है बच्चे के लंग सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे और उसकी वजह से हो जाएगा पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, राइट। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। फोरगट सिस्ट क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रिमिटिव फोरगट है ना फॉर एग्जांपल ये क्या होती है उससे डिटैच हो जाती हैं, छोटी छोटी डिटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है, प्रिमिटिव फोरगट की। और ये ज़्यादातर कहाँ लोकेटेड होती हैं? फॉर एग्जांपल दो लंग्स हैं तो इनके हाइलम के बीच में इधर पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मिडल मीडियस्टाइना में पड़ी हुई होती हैं। अब डिपेंड करता है कि जो सिस्ट है ना इनकी वॉल में क्या पड़ा हुआ है। इनकी वॉल्स जो होती है ना उसकी बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की हुई है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो होती हैं सिस्ट कौन सी होती हैं? ब्रोंकोजेनिक सिस्ट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा ब्रोंकोजेनिक होती हैं अगर तो उसमें ब्रोंकाई की वॉल्स पड़ी हुई होती हैं। ईसोफेजियल भी होंगी कि अगर उनमें ईसोफेगस का स्ट्रक्चर है या ईसोफेगस के नज़दीक है, या एंटेरिक भी हो सकते हैं जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है इट इज़ रेयरली अटैच टू द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री, यानी कि जो ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री है ये इसके साथ रेयरली अटैच होती है, ठीक है। और ये जो ब्रोंकोजेनिक सिस्ट होती है इसकी लाइनिंग में क्या होता है? इसकी लाइनिंग में हमारे पास पड़ी होती है सूडो स्टेरिफाइड कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ब्रोंकोजेनिक है, सूडो स्टेरिफाइड कलमनर एपिथेलियम होगी, इसकी वॉल में ब्रोंकियल ग्लैंड्स होंगे, कार्टिलेज होंगे, स्मूथ मसल, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना आपने कि ये ब्रोंकाई में मौजूद होती हैं। तो ब्रोंकोजेनिक है तो ब्रोंकाई वाली चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अच्छा पता कैसे चलता है कि पेशेंट में ब्रोंकोजेनिक सिस्ट है? वो पता ऐसे चलता है कि कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मतलब अब ये सिस्ट पड़ी हुई है एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ये क्या करेगी? जो इसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन डालेगी, फोर्स डालेगी, कंप्रेशन होगी। तो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा कि सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होगा और उस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को फीवर होगा, इन्फेक्शन की सारी चीज़ें नजर आएंगी और उसकी वजह से हमें पता चलेगा कि अच्छा भाई इस पेशेंट में सिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तीसरी चीज़ है पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन। पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन भी एक एबनॉर्मेलिटी है। इसमें नाम से पता चल रहा है कि पल्मोनरी यानी कि लंग का कहीं पे कोई टिश्यू सिक्वेस्टर हो गया, कहीं पे उसको यानी कि उसको जेल में डाल दिया गया या कहीं
उसको सिक्वेस्टर कर लिया गया, बांध लिया गया। अब ये क्या होगा कि कहीं से सिक्वेस्टर हुआ हुआ है तो एयरवे से कनेक्टेड होगा, नहीं कनेक्टेड होगा। नॉर्मली एयरवे से कनेक्टेड होता है ना लंग टिश्यू। पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन इज़ नॉट कनेक्टेड टू द एयरवेज और इसकी एबनॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है और एओर्टा से अराइज हो रही होती है, क्या एओर्टा की ब्रांचेस से। नॉर्मली जहाँ से लंग की ब्लड सप्लाई आती है वहाँ से इसकी नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब 2 तरह की सिक्वेस्ट्रेशंस होती हैं, एक्स्ट्रा लोबार और इंट्रा लोबार। एक्स्ट्रा लोबार नाम से ही पता चल रहा है कि ये लंग के एक्सटर्नल होगी, ठीक है, यानी कि लंग के बाहर होगी और ये ज़्यादातर बच्चों में होती है और ये एक मैस लीजन बनाती है, यानी कि एक मैस सा होता है और वो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स पे कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे में एक्स्ट्रा लोबार सिक्वेस्ट्रेशन होगी, इसके साथ और भी बहुत सारी कंजेनिटल एनॉमलीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। उसके बाद होती है इंट्रा लोबार सिक्वेस्ट्रेशन, ये लंग के अंदर ही अंदर होगी, ठीक है। अब ये वाली क्योंकि छोटे बच्चों में होती है एक्स्ट्रा लोबार, ये किस में होगी, ओल्डर चिल्ड्रंस में होगी, ठीक है। और ये किस वजह से होती है, लंग के अंदर ही बन रही है। तो लंग के अंदर किस वजह से बन सकती है, आप थोड़ा सा माइंड चलाएं तो आपको समझ आएंगी चीज़ें कि लंग के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए। वो क्या एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, अगर तो कंटिन्यूसली उस बच्चे के अंदर, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर कंटिन्यूस इन्फेक्शन हो रहे हैं या ब्रोंकिएक्टेसिस होते हैं। ब्रोंकिएक्टेसिस का क्या मतलब होता है कि डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। तो अगर तो उस बच्चे की ब्रोंकाई कंटिन्यूसली डायलेट हो रही है या कोई इन्फेक्शन हो रहे हैं तो उसके अंदर क्या हो सकती है, इंट्रालोबार सिक्वेस्ट्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत लेस कॉमन कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं, जिसमें ट्रेकिया की एनॉमलीज, ये ट्रेकिया बड़ा है ना, ट्रेकिया की एनॉमलीज हो सकती हैं, ब्रोंकाई की एनॉमलीज हो सकती हैं। एट्रीजिया का क्या मतलब होता है कि आगे से ब्लॉक हो जाना, आगे से बना ही नहीं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इतना सा ट्रेकिया ऐसे बन के खत्म हो गया, इसको कहेंगे एट्रीजिया। स्टीनोसिस के जो सुकर जाते हैं यानी आगे से ब्लॉक हो जाए उसको स्टीनोसिस कहेंगे। या फिस्ट्यूला, आगे ट्रेकिया, आगे हमें पता है ना कि बिल्कुल आगे टॉप पे ट्रेकिया पड़ा होता है, ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस पड़ी होती है। तो अक्सर ऐसा होता है ट्रेकिया और इसोफेगस आपस में जुड़ जाते हैं, ट्रेकियोब्रोंकियल फिस्ट्यूला बन जाते हैं। जो वेसल्स इसको सप्लाई करी हैं उनकी कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, पल्मोनरी एयरवे मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं, या लोबार ओवर इन्फ्लेशन, यानी कि लोब्स की ओवर इन्फ्लेशन हो जाती है और उसको हम क्या नाम देते हैं, एम्फोसीमा का नाम देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लंग पैथोलॉजी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी एटेलेक्टेसिस या कोलैप्स ऑफ लंग, वो क्या होता है।